नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दानापुर की। दानापुर के दियारा इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पानापुर में दशरथ राय नाम के युवक की बेल्ट से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद नाराज लोगों ने शव के साथ पीपा पुल को जाम कर दिया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शराब से जुड़े विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दानापुर के दियारा इलाके में एक शख्स की बेल्ट से गला घोंटकर दबाकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद लोगों ने पीपा पुल को जाम कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि शराब विवाद में हत्या का शक जताया जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन शराब विवाद था या नहीं, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर, दियारा इलाके में युवक की हत्या हुई। दानापुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और पानापुर का रहने वाला था मृतक दशरथ राय और बताया जा रहा है कि उसकी बेल्ट से गला दबाकर हत्या की गई है। हालांकि इस हत्या के बाद लोगों ने पीपा पुल जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अमरजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत, क्या वजह बताई जा रही है इस हत्या के पीछे? एक शक तो शराब विवाद बताया जा रहा है। जी देखिए, ये मामला जिस तरह से अभी सामने आ रहा है कि इसमें जो है जो दशरथ मृतक है उसी के एक मित्र जो कुणाल है उसी के द्वारा हत्या की गई है। और इसमें जो मृतक की पत्नी है वो ये भी आरोप लगा रही है कि उसकी असमत लूटने का प्रयास किया गया और उसे जो है 500 रुपये का नोट भी दिया गया और जो कि हैवानियत भी इसमें दिखाई दे रही है। जिस तरह से जो है उसकी हत्या की गई है, दशरथ की गले में जो नाव का बेल्ट होता है उससे और कमर का जो बेल्ट होता है दोनों से जो है उसकी जो है गला दबाकर हत्या किया गया है। कुछ दूर उसकी शव को खींचा भी गया है जिसके निशान भी हैं। आक्रोशित हैं ग्रामीण की जो है जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। आरोपी जो है कुणाल, जिस तरह से महिला बताई उसकी पत्नी मृतक की कि वो रात में उसके घर पहुंचा था और साथ में खाना खाया था, उसकी पत्नी के हाथों से बना खाना खाया था और उसके बाद जो है दशरथ को वो बाहर ले गया गांव के बाहर और उसकी हत्या कर दी। तो आज अमरजीत, क्या सिर्फ कुणाल की बात सामने आ रही है, फिर उसके साथ और भी कोई लोग थे जिन्हें आरोपी बनाया गया है? जी देखिए, कुणाल और उसके 4 साथी की बात सामने आ रही है, लेकिन और लोगों का नाम अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कुणाल का नाम सामने आया क्योंकि कुणाल घर में पहुंचा था और साथ में खाना भी खाया था दशरथ के और उसके बाद जो है उसकी पत्नी पर गलत निगाह था और उसके लिए उसे 500 रुपये। गिरफ्तारी हो पाई कुणाल की? अभी कुणाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक आरोपी जो है पुलिस ने जिस तरह से बताया है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी खबर अभी जो है बताई नहीं जा सकती है। पुलिस ने जिस तरह से बड़ी बताया, खबर इस वक्त दानापुर के दियारा इलाके से जहां की युवक की हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि शराब विवाद इसके पीछे वजह है। पानापुर का रहने वाला था मृतक दशरथ राय और बेल्ट से उसकी गला दबाया गया उसका और उसके गले को घोटा गया है। हालांकि कुणाल शर्मा नाम के एक शख्स पर आरोप लगा है, उसके साथ और भी 4 लोग थे, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर विधानसभा में भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग पर चर्चा से पहले वाम दल के विधायकों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधायकों ने भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग सरकार से की। नारेबाजी के दौरान विधायकों ने जमकर सरकार पर निशाना भी साधा। सभा में भूमि सुधार विभाग के बजट पे आज चर्चा होनी है और उससे पहले जो है माले के जो विधायक हैं वो तमाम नारे लगा रहे हैं और गरीब भूमिहीन को वास्तविक पर्चा देने की बात है, बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात है और शहरी गरीबों का आवास नीति बनाने की बात को लेकर के आज यहाँ पे देखिए विधानसभा शुरू होने से पहले नारेबाजी शुरू है और ये अपने मांगे जो है वो रख रहे हैं। ममूटी आज भूमि सुधार विभाग का है, उसमें क्या मांगे आप लोग? नीतीश कुमार जी जो ढकोसला कर रहे हैं गरीबों के प्रति,
आपको मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार ने 2006 में डी बंदोपाध्याय को लेकर के एक कमीशन बनाया और कमीशन ने सिफारिश की कि बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, गैर मजरूआ जमीन है। ऐसे जमीन को निकाल करके भूमाफियाओं से कब्जा वापस लेकर के कब्जा करके इन गरीबों को 1 एकड़ जमीन कृषि के लिए 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए देना चाहिए। ये सिफारिश लागू करे और आजादी के 70 साल के बाद भी 100 साल से ज्यादा बसे हुए भूमि पर गरीबों को उसका अधिकार नहीं है। ऐसे गरीबों को बासगीत पर्चा देने की मांग जोरदार ढंग से हम करेंगे। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने की बात है। क्या सदन के अंदर भी ये आज हंगामा जारी प्रदर्शन होगा? प्रदर्शन करेंगे हम लोग, और किसान विरोधी, भूमिहीन विरोधी, गरीब विरोधी इस सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो दावे करती है कि भूमिहीनों के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रही है सरकार? 21 लाख एकड़ सीलिंग से फालतू जमीन, गैरमजरूआ जमीन, ये सरकार ने डी बंदोपाध्याय का आयोग बना करके निकाला है और उस दिन से 2010 से आज तक गरीब मांगते रह रहे हैं, कहीं नहीं गरीबों को मिला। हमारी मांग है कि सरकार गरीबों को जमीन दे और जो सरकारी जमीन पर गरीब बसे हुए हैं उनको पर्चा दे। तो जितने भी भूमिहीन गरीब हैं उन्हें जमीन देने की बात हो रही है और मुखोपाध्याय जो कमेटी है उसे लागू करने की मांग माले के विधायक उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिए जाने की मांग को लेकर आरजेडी विधायकों ने भी जबरदस्त हंगामा किया है। जो करोड़ों की संख्या में भूमिहीन हैं, जिनको उजाड़ा जा रहा है, जिनको इंदिरा आवास के लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार के नियम बनने के बावजूद, कानून बनने के बावजूद भी कि उनको 3 डिसमिल जमीन बसावट के लिए दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। चाहे वो दलित महादलित बस्ती में सरकारी सड़क हो, आज तक नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 15 साल में ये काम किए, वो काम किए। आखिर क्या काम किए? अमीन की बहाली नहीं हो रही है, कर्मचारियों की बहाली नहीं हो रही है, और जो भी कर्मचारी हैं वो एक कर्मचारी 4-4, 5-5 हल्का के मालिक बने हुए हैं और अपने दलालों के द्वारा जो है दाखिल खारिज के नाम पर उगाही कर रहे हैं, अवैध पैसा कमा कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि कर्मचारियों की और अमीनों की बहाली कराई। बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक शानदार नजारा देखने को मिला, जब नगर विकास विभाग के संबंधित सवाल पूछे गए, लेकिन विभाग की ओर से 4 में से केवल 1 ऑनलाइन जवाब दिए गए और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई। दरअसल विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा में जल संकट से संबंधित सवाल पूछे थे। क्या कुछ दिलचस्प वाकया रहा, आप खुद देखिए। दरभंगा में 65,000 घर है अध्यक्ष महोदय, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि इन 65,000 घरों में गर्मी आने वाली है, कब तक ये पूरा हो जाएगा? जरा समय सीमा, क्योंकि गर्मी में इस बार दरभंगा में इतना पानी की समस्या हुई कि मुख्यमंत्री जी ने चिंता प्रकट किया कि जब दरभंगा में जो है जल का दिक्कत हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ये दरभंगा समेत जो ये मैंने जो कम से कम वर्णित किया है, ये कब तक पूरा हो जाएगा, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। जी, मेरे जवाब से ज्यादा मेरे तेवर को समझिए। बजट सत्र होने दीजिए, आपके साथ समीक्षा करके सभी कार्यों को यथासंभव नियत समय पर इसको पूरा निश्चित रूप से कराएंगे, क्योंकि यह आम जनों से जुड़ा हुआ विषय है। कोरोना के कारण बीच में जो कई प्रकार की जो कार्य थे वो विलंबित हुआ है, लेकिन अब उसमें तेज गति लाई जा रही है, इसको यथासंभव जल्द पूरा करेंगे। माननीय सदस्यगण सुनिए, बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका तेवर सराहनीय है, लेकिन आप अपने विभाग में जरा तेवर दिखा करके प्रश्न करिए कि 25% ऑनलाइन जवाब क्यों आया, और जवाब जो प्रश्न किया जाता है उसका संक्षिप्त में डायरेक्ट उत्तर देने की व्यवस्था बनाएं। ये आगे से थोड़ा ध्यान रखें। चलिए। और देखिए, बिहार विधानसभा में लाइब्रेरी का मुद्दा भी उठा, जिस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पुस्तकालय के लिए नई नीति जो है वो ला रही है। धीरे धीरे जिस ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है
और सारी सूचनाएं, सारी चीजें जिस ढंग से घर बैठे नेट पर या अलग अलग तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि हम पुस्तकालय के संबंध में भी एक नई नीति बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिसमें आज के जो विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर जो उपलब्ध है, जो समाचार या जो सूचनाएं, उनको हम अपने पुस्तकालयों में कैसे उपलब्ध कराएंगे, उन सारी चीजों को का समाविष्ट करते हुए हम एक नीति बनाना चाहते हैं। और महोदय, स्वाभाविक रूप से उसमें माननीय सदस्य इसके लिए चिंतित हैं, यह अच्छी बात है, राज्य सरकार उसका स्वागत करती है। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर भी सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने चुनावी हलफनामा को दिखाकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने स्कूल का नाम और रोल नंबर बताने की मांग की, तो वहीं जेडीयू के हमले पर आरजेडी कांग्रेस ने सफाई दी। उन्होंने बिना मतलब सवाल उठाने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला है और रोल नंबर और स्कूल का नाम बताने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी जो है वो कह रही कि बेमतलब के सवाल सरकार की तरफ से पूछे जा रहे हैं। मध्य विद्यालय में पढ़े हैं तो बताइए किस वर्ष पढ़े हैं, उसका रोल नंबर बताइए, और साथ ही साथ चपरासी क्वार्टर में जन्म लिए, अब पहुंच गए कहां? एफिडेविट आपका है 208 कौटिल्य नगर। सच क्या है तेजस्वी यादव जी? आप धारा 420 के आरोपी हैं, इसलिए विधानसभा में स्पष्ट करिए और बोलिए कि हम 9 माह पास, हमारा नाम तेजस्वी यादव या तरुण यादव, ये दोनों में से तो खुलासा करना होगा। किस नाम से आपने स्कूल में नाम दर्ज कराया था, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। तेजस्वी यादव जी ने खुद बता दिया है कि उनके नामांकन में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। सदन के अंदर वो कह रहे हैं कि वो शेषी सिंह के साथ दिल्ली के डीपीएस में पढ़े हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पहले परिवार के साथ बैठ के तय कर लें कि क्या बोलना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई वर्षों तक वो अपने भाई के डेरा में ही रहा करते थे। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, शुरू के दिनों में वो सरकारी विद्यालय में ही नाम लिखाए थे बचपन में। और ये विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो ये गलत करता है। जो लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़कर अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना चाहिए, एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए, तब एक दबाव स्वाभाविक है सभी पार्टियों के नेताओं पर पड़ेगा। लेकिन बिहार विधानसभा या विधान परिषद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब न देकर व्यक्तिगत मामले उठाना, उस पर हंगामा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। तेजस्वी यादव की डिग्री विवाद से कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह निजी मामला है और इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहिए। अभी इस तरह का सवाल तो प्राइम मिनिस्टर पर भी खड़ा होते रहा है और उनके डिग्री पर होते रहा है। नेता प्रतिपक्ष तो एक एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर थे। बाकी अब पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई तो सबका इंडिविजुअल ये है, ये सब सवाल नहीं उठना चाहिए। और देखिए, आरा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दो बहनों को गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। जख्मी दोनों बहन खतरे से बाहर है, यह भी बताया जा रहा है। कल देर रात बहनों को गोली मारी गई थी। रिसेप्शन पार्टी से लौट रही थी दोनों बहनें अपने मामा के साथ बाइक पर, और कुछ बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बीच रास्ते जब गाड़ी नहीं रोकी गई तो पीछे से उन्हें गोली मार दी गई, जिसके बाद दोनों बहनों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही कि जो आरोपी है जिसने गोली मारी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अभिनय प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। अभिनय, कौन है गोली मारने वाला, पहचान क्या है उसकी? बीती रात जो घटना घटी थी, जो दो बहनों को सरेआम अपराधी द्वारा गोली मार दिया गया था बाइक रोकने के दौरान, तो उसके बाद पुलिस एक्शन में तुरंत न्यूज 18 का खबर का असर हुआ और एक्शन में सुबह से ही छापेमारी की जा रही थी। जो वलीगंज जो धरारा चौकी का इलाका माना जाता है, उसी इलाका का एक बदमाश है और जो अवैध हथियार से कल रात में जो फायरिंग किया गया था उसको कल आरोपी को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पूछताछ की जा रही है। उनके साथ और कौन दो लोग थे
उनके लिए भी अभी छापेमारी पुलिस कर रही है। एसपी ने इस बार न्यूज 18 को जानकारी दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बहनों को गोली मारने वाले शख्स को, अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात की घटना थी जहां 2 बहनों को गोली मारी गई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और एक आरोपी को धर दबोचा है। पटना के 9 जिलों के सदर अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीन लगाने का काम पूरा कर लिया गया और इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन किया। 2 फेज में अब तक 15 जिलों के सदर अस्पताल में पीपीपी मोड के तहत सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है। 15 जगहों पर सिटी स्कैन की सुविधा अब आज से शुरू हो गई और गरीब लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे, सामान्य जन इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो जिले बचे हैं उन जिलों के लिए भी 15 जिलों के लिए हमने LOI निर्गत कर दिया है, जहां शीघ्र ही ऐसे सिटी स्कैन की सुविधा का अधिष्ठापन कर दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट से सटे दरगाह के पास 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। पटना हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने इस पर संज्ञान लिया। जिला प्रशासन और भवन निर्माण विभाग से जवाब मांगा गया तो अधिकारियों ने कोर्ट से कह दिया कि उसे इस निर्माण की जानकारी नहीं। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि न सिर्फ जिला प्रशासन को इसकी जानकारी थी, बल्कि शासन और प्रशासन की देखरेख में इसका निर्माण भी हो रहा था। आप खुद देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के सहयोगी अमित कुमार की पड़ताल। पटना उच्च न्यायालय के बगल में जो मजार है, ये देख सकते हैं, यही वो मजार है और इस बाजार के बगल में ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम पर जो है पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। पटना हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि यह बिल्डिंग किसके निर्देश पर निर्माण हो रहा है, तो अधिकारी जो है कोर्ट में सही जवाब देने के बजाय कोर्ट को गुमराह कर दिए। अधिकारियों ने कहा कि हमें जानकारी नहीं, 15 दिन के बाद जो है वो फिर से इस मामले पे सुनवाई होगी और फिर तब वो जो है कोर्ट को पूरे मामले के बारे में वस्तुस्थिति जो है उससे अवगत कराएंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, न्यूज 18 जो है वो बताता है कि देखिए यह जो बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य जो है वो 8/8/2020 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग लिमिटेड ने इसे जो है निर्माण करने का निर्देशित किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा जो है इस बिल्डिंग के लेकर के प्लानिंग की गई और उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है उसके लिए प्लॉट नंबर 144 G+3 मुसाफिर खाना तथा पुस्तकालय निर्माण कार्य का शिलान्यास जो है वो संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सुशील कुमार मोदी, उसके अलावा जो खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम जो मंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, वो मौजूद थे। अशोक चौधरी भी जो है इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके अलावा अमित कुमार जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। आमिर सुबहानी अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वो मौजूद थे। चंचल कुमार प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग के वो भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की जो मौजूदगी में जो है इस बिल्डिंग का जो है वो शिलान्यास किया गया था और उसके बाद से यह निर्माण कार्य जो है पिछले 1 साल से जो है लगभग जो है 8/8/2020 को जो है शिलान्यास रखने के बाद यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था, जो अब एक तरह से कहा जाए तो आधे से अधिक जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अभी भी जो है वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम जो है जारी है। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा कोर्ट को कि तत्काल बिल्डिंग के निर्माण कार्य पे जो है वो रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी यहाँ पे चोरी छुपे जो है काम चल रहा था। जब न्यूज 18 ने अपने कैमरे में पूरी तस्वीर को कैद किया तब जो है यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भाग खड़े हुए। कोई कहा कि हमें जानकारी नहीं, किसी ने कहा कि हम आज दिन भर जो है काम किए नहीं, लेकिन मौके पे जो रेत की जो और सीमेंट का जो मिक्स था वो बता रहा था, ईंटे की जो सोलिंग है जो जोड़ी गई थी वो ताज़ा सोलिंग जो है वो बता रही थी, ईंट का जो जुड़ाव है वो बता रहा था कि आज भी जो है वो यहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। बहरहाल देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले पर जब अगली सुनवाई करता है तो वो अधिकारियों को कोर्ट को गुमराह करने के लिए किस तरह से फटकार लगाता है, क्या उनके लिए सजा मुकर्रर करता है, यह देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। जमुई जिले के सदर प्रखंड में खेतों में पटवन के लिए बनाई गई सिंचाई योजना अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। जमुई सिकंदरा सड़क मार्ग के दोनों तरफ सहायक नहर का स्वरूप ही अतिक्रमण के चलते बदल गया। इतना ही नहीं, अपर क्यून जलाशय योजना की मुख्य नहर से निकलने वाली इन छोटी नहर और पईन पर कई जगहों पर निर्माण हो चुका है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है।
हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। सरकार यह दावा कर रही है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है। लेकिन जब सिंचाई योजना पर अतिक्रमण हो और सिंचाई योजना बर्बाद हो जाए तो ये हकीकत कैसे होगी, धरातल पर योजना कैसे उतरेगी सामने। ये जमुई सदर प्रखंड का एक पैन है या छोटी नहर इसको बोला जाए, जो लोअर किउल जलाशय योजना से निकलकर यहाँ पर आती है। कभी इस ये जो नहर है, छोटी नहर है, इस छोटी नहर में पानी रहता था, लोग यहाँ से सिंचाई करते थे, खेतों तक पानी पहुँचता था, किसानों की समस्या नहीं थी पटवन को लेकर। लेकिन अतिक्रमण का यह शिकार हो चुका है। और सामने जो देख रहे हैं वो तस्वीर सामने है कि जो मेन नहर है का ये जो पार्ट है, जो कैनाल का पार्ट है, उस कैनाल को पार्ट को आधा कर दिया गया है और सामने अगर देखा जाए तो वो ब्लॉक कर दिया गया है। यूँ कहे कि ये सिकंदरा से जमुई जाने वाली जो सड़क मार्ग है उसके किनारे या दोनों तरफ, सड़क मार्ग के दोनों तरफ ये कैनाल है और दोनों तरफ यही है कि अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अब अगर हम पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे तो सामने अगर देख सकते हैं कि पीछे जो रियल में देखा जाए तो नहर की स्थिति क्या है, जो जीर्ण शीर्ण है, बदहाल है, परेशान है। और ऐसे स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, खास करके पटवन को लेकर। जब फसल का मौसम आता है तब किसान परेशान होते हैं कि आखिर पटवन कभी ये जो नहर है जो अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, पटवन की सुविधा मिलती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो ये कैनाल है उसका स्थिति यहाँ से वहाँ तक क्या देख रहे हैं? बहुत जाम हो गया है सर, मकान बना लिया है, पूरा रोड भर दिया है, पानी जाने का साधन नहीं है, खेती कैसे हो पाएगा? खेती करने के लिए तो जगह चाहिए हम लोगों को ना। तो अब पानी तो नहीं जाता? पानी नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। पहले कभी जाता होगा यहाँ? पहले खाली था, बहुत दिन पहले जाता था, अब तो 4-5 साल से ये घर द्वार बना के जाम कर। कहाँ से होगा? नहीं ना होगा, पटवन नहीं हो पाएगा। ये किस स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इससे किसानों को क्या परेशानी होगी? किसानों का दिक्कत होगा पटवन में, पटाने में। तो सरकार कह रही है कि हम पानी पहुंचाएंगे, तो ऐसे पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, ऐसे पानी नहीं पहुंचेगा। नहीं। जैसा कि ये किसान है, इनका कहना है कि पानी कैसे पहुंचेगा। जो तस्वीर सामने है, अगर कहा जाए कि सिंचाई परियोजना की ये बदहाली है जहां अतिक्रमण है, और इस अतिक्रमण की स्थिति में अगर सरकार और विभाग कोशिश करती है तो कितना परेशानी होगी वो सामने है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के कैनाल या नहर या सिंचाई परियोजना पर जो अतिक्रमण है उसको दूर करना होगा, ताकि किसानों को फिर से वह सुविधा नसीब हो जो वर्षों पहले हुआ करता था। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती पर आज उन्हें विधानसभा में भी याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उनकी कृतियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमर कथा शिल्पी और महान साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म शताब्दी जयंती है। उनका जन्म अररिया जिला के औराही हिंगना ग्राम में आज ही के दिन 4 मार्च 1921 को हुआ था। रेणु जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में शुमार थे और वह मानवता के सच्चे उपासक भी थे। वह एक संवेदनशील इंसान के साथ साथ सच्चे पर्यावरण प्रेमी थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। इनका साहित्य हमें मिट्टी और मनुष्यता से गहरा लगाव सिखाता है। उनका पहला उपन्यास मैला आंचल है, जिसमें सीमांचल की जीवंत दास्ता है। यह हमें हर सीमा से उठकर समरस जीवन के लिए प्रेरित करता है। ऐसे कालजयी अमर कला कथाकार रेणु जी को उनकी जन्म शताब्दी जयंती पर मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से सत नमन और वंदन करता हूं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक और स्प्रिट माफिया को गिरफ्तार किया है। अहियापुर थाना पुलिस ने इसे जगदंबा नगर से पकड़ा है। संदीप पर आरोप है कि कच्चा स्प्रिट बनाकर पूरे उत्तर बिहार में सप्लाई करता था। संदीप का कनेक्शन गिरफ्तार दारोगा बीके यादव से भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जगदंबा नगर में किराए के मकान से संदीप स्पिरिट का अवैध कारोबार करता था। संदीप के ठिकाने से 2 देसी कट्टा और गांजा भी बरामद हुआ। अनुसंधान में यह बात स्पष्ट हुआ कि टूना सिंह जो है वो पहले लाइसेंसी शराब का कारोबार करते थे। इन लोगों का एक सिंडिकेट चला करता था, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद में राज्य में इन लोगों ने फिर अवैध शराब का धंधा शुरू किया और इस क्रम में इन लोगों के द्वारा बाहर से शराब मंगाई जाती रही और बेचा जाता रहा था।
इधर इन लोगों ने स्प्रिट का धंधा भी शुरू किया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।